नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया था। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड, एयर, सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस करने शुरू। उसके लिए पॉइंट्स वो दे रहे हैं। वो सबसे पहले कहते हैं जी कि जी सीज फायर के बाद पाकिस्तान पे भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा वो भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि पहले भी जो है पाकिस्तान बहुत दफा भरोसा तोड़ चुका है और सीज फायर की जब अनाउंसमेंट भी हुई थी तो उसके बाद जो वायलेशन हुई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। अच्छा, ध्रुव राठी ने जो है इसको बगैर कोई वेरीफाई किए बस इन्होंने, चूंकि इंडियन मीडिया ने कहा तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि जनाब सीज फायर की वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यहां पे ध्रुव राठी जो है ये बताना भूल गए कि ये वही इंडियन मीडिया है जो एक्चुअली कोई घंटा 2 घंटे तक ये सारी चीजें चलाता रहा कि हाँ जी मिसाइल आ रहे हैं, हाँ जी ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, और एकदम फिर खामोशी हो गई, एकदम सब कुछ तब्दील हो गया। वो तमाम चीजें उस वक्त स्क्रीन के सामने से हट गई। ध्रुव राठी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग-अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइफ्स का कोई लॉस। उसके बाद इन्होंने कहा कि ध्रुव राठी ने कि जी टीआरएफ नामी तंजीम ने पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये इन्होंने उनके ऊपर डाल दिया। यहां पे अब दोबारा सिलेक्टिव रिसर्च जो है वो शो की गई। आगे से ये नहीं बताया गया कि 25 अप्रैल को टीआरएफ ने दोबारा अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने पहलगाम वाकये की तरदीद कर दी। लेकिन ये बात ध्रुव राठी जो है वो शायद बताना भूल गए। अच्छा, दूसरी बात यह कि इन्होंने ये भी नहीं पूछा, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब ये जो है ना लश्कर-ए-तैयबा की एक्चुअली एक ऑफ शूट है। टीआरएफ जो है वो एक ऑफ शूट है। टीआरएफ ऑफ शूट है या नहीं है, ये आपने किस तरह तस्दीक किया? क्या टीआरएफ से आपने खुद राब्ता किया या लश्कर-ए-तैयबा से आपने खुद राब्ता किया? बहरहाल इन्होंने कहा जी वो उसकी ऑफ शूट है। के जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली एलओसी पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। A total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। तो इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज तैयबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया, मरकज सुबहान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइट मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। बाकी 5 साइट्स भी ऐसी ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप है। ये सब ऐसी जगह है जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है? 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। The latest on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक है? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे भी। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज रिपोर्ट। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। इस IED अटैक में पाकिस्तानी आर्मी के 8 सोल्जर्स मारे गए और 6 क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इससे एक हफ्ते पहले BLA ने एक और IED अटैक किया था। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स मारे गए थे। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा
कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इसी तरह किए जाते हैं कि जब आपने किसी पे अटैक करना है तो आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट है। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो इराक के अंदर हुआ था, जिसकी बलबूते के ऊपर एक्चुअली अमेरिका ने हमला किया था, वो भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी, आपको पता है। और पूरी की पूरी इराक वॉर चली गई, कई हजार लोग उसके अंदर मारे गए, करोड़ों अरबों का उसके अंदर नुकसान हो गया, लेकिन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिल सके। वो भी एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी। दूसरी बात ये, मैं ध्रुव राठी से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो कम से कम यहां पे ये जरूर कहेगा कि इंडिया ने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तरीकाकार के, जो वही इंडिया जो आज भी मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टर्स लगा रहा है, लोगों से कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है उसका वीडियो लेकर आए, उसके सबूत लेकर आए, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एट वन एंड यू आर सेइंग कि हम पहलगाम वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और फिर उसी वाकये की बुनियाद के ऊपर आप बॉर्डर खोल के जो है इंटेलिजेंस, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर 9 जगहों के ऊपर आप बमबारी कर देते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये टेरर कैंप्स थे, हमने इसलिए उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो लफ्ज है टेरर कैंप्स, ये ध्रुव राठी ने बार बार इस्तेमाल किया कि ये 9 मुख्तलिफ टेरर कैंप्स थे जहां पे इंडिया ने जो है वो हमला किया और वहां पे दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स थे उनको तबाह कर दिया गया। ये बार बार ध्रुव राठी ने इसका भी जिक्र किया। अब सवाल ये है कि ये जो टेरर नेटवर्क्स जो आपने कहा कि जी हमने उनको तबाह कर दिया है, जो फुटेजेस आपके टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, इंडियन टेलीविजन चैनल्स चलाते रहे, वो तो सारी मस्जिदों की और मदरसों की फुटेजेस हैं। अगर ऐसा ही टेरर नेटवर्क आपने तबाह किया तो फिर फुटेजेस के अंदर तो रॉकेट लॉन्चर नजर आने चाहिए थे, फुटेजेस के अंदर तो क्लैशनकोव्स, 9mm ग्रेनेड्स, टारगेट प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड्स होते हैं वो नजर आने चाहिए थे। टेररिस्ट के जो कैंप्स होते हैं वो तो इस तरह होते हैं, तो वो क्यों नहीं नजर आए? आपने पूछा नहीं इंडिया से कि जनाब आखिर मुझे जो कुछ नजर आ रहा है वो तो सीमेंट की बनी हुई दीवारें टूटी हुई नजर आ रही हैं, मुझे ग्लास टूटे हुए नजर आ रहे हैं, मुझे मस्जिदों के गुंबद नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसे टेररिस्ट थे जो मस्जिदों के अंदर बैठ के ट्रेन कर रहे थे? ये सवाल किया आपने ध्रुव राठी। उसके बाद आगे इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, और उस पॉइंट की हिमायत में उन्होंने ये दलील दी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों पर हमला किया। अब इसको जरा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि इसके लिए ना मुझे आपको हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि जनाब, और आगे चल के इन्होंने एक और बात भी बल्कि कही इसके अंदर, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, जबकि हकीकत ये और इन्होंने कहा कि जी इसके अंदर जो है कुछ बच्चों की भी डेथ हुई है, 12 और 14 साल के बच्चे हैं और 2 ट्विन बहन भाई हैं, उनका भी इन्होंने जिक्र किया कि जी उनकी भी डेथ हुई है। चलें, आप ये बात तो कम से कम मानेंगे ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके जो बमबारी हुई है या ड्रोन्स हुए वो सबसे पहले इंडिया ने किए थे। इसमें तो मेरे ख्याल में ये फैक्चुअल बात है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आगाज इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने उसके बाद जवाब दिया। ये आपके सामने एक बच्चा है 7 साल का, मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं, इर्तजा अब्बास तूरी। इर्तजा अब्बास तूरी आपको खुदा ना खास्ता दहशतगर्द लगता है? ये बच्चा आपको दहशतगर्द लग रहा है? सिविलियन आबादी के ऊपर हमला करने की जहां तक आपने बात की, ये 7 साल के बच्चे की आंख में आपको कौन सी दहशतगर्दी नजर आ रही है? आपने इस बच्चे का जिक्र क्यों नहीं किया अपने इस व्लॉग के अंदर? ये कन्वीनियंटली सिलेक्टिव रिसर्च जो है उसकी बुनियाद बना के इस पूरी खबर को आपने बीच में से निकाल दिया कि जब इंडिया ने एक्चुअली अटैक किया, जो कि सबसे पहले किया, तो उसके अंदर एक बच्चा, ये एक बच्चा है और भी बच्चों की शहादत हुई है, इस बच्चे की जो डेथ हुई है उसका खून आप लोगों के हाथ पे है। और जब पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया है तो हाँ, उसके मुताबिक आप जो बात कर रहे हैं फिर वो सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि एक्चुअली आगाज इसका इंडिया की जानिब से हुआ और ये ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान जब भेजे गए तो इस तरह एक सिविलियन की, सिर्फ एक नहीं और भी कई सिविलियंस की जो है वो डेथ्स हुई यहाँ पे। ये सिलेक्टिव रिसर्च आखिर क्यों आपने यहाँ पे इस्तेमाल की? उसके बाद आपने कहा कि जी पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये एक साहब हैं हकानी, सिराजुद्दीन हकानी, ये आपके सामने है और ये अभी सिर्फ 2 महीने पुरानी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बल्कि शायद 2 महीने भी नहीं हुए। US लिफ्ट्स $10 मिलियन रिवॉर्ड फॉर मेजर तालिबान लीडर हकानी। अमेरिका ने इस शख्स के ऊपर $1 करोड़ का इनाम लगाया हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, और इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। अब जब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो ये टेररिस्ट नहीं रहा, ये अब ठीक हो गया है, ये अब गुड बुक्स में आ गया। मेरी बात को गौर से समझिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। उसके बाद ये एक और खबर, ये आप ही के बारे में है, ये आपके इंडिया के बारे में है। व्हाई इंडिया इज रीचिंग आउट टू द तालिबान नाउ? आपने सोचा कभी कि ये वही तालिबान है, ये वही तालिबान है ध्रुव राठी जिनके अगेंस्ट आप लोग, जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी ना अफगानिस्तान के अंदर, तो इनका जो ऑपोजिट ग्रुप था, द नदर्न अलायंस जो उस वक्त था, आप लोग उनको सपोर्ट करते थे इन्हीं तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। उस वक्त हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, याद है आपको? उस वक्त हामिद करजई की गवर्नमेंट थी और तालिबान जो है वो अपने मुल्क को आज़ाद करने की एक जद्दोजहद कर रहे थे और आप उसमें उस वक्त की अफगान जो हामिद करजई की गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट करते थे। वहां पे आपने अरबों डॉलर लगाए उस वक्त अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हामिद करजई की गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कॉन्सुलेट्स बनाए, याद है आपको? उस वक्त आप तालिबान के खिलाफ सब कुछ कर रहे थे। आप उनको दहशतगर्द कहते थे, आप उनको कहते थे कि उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट की हर मुमकिन मदद की जाएगी इन तालिबान को खत्म करने के लिए।
लेकिन फिर हालात बदल गए और यही तालिबान जब अफगानिस्तान में हुकूमत में आए, आज उसके बाद जाके आप उनसे मिलते हैं। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो तालिबान का एक लीडर जो है इंडिया के अंदर आके बैठा हुआ है और ये आपके चैनल्स ने रिपोर्ट किया है रात को। तो यही तालिबान अब बाप बन गए जो दहशतगर्द होते थे आपकी नजर में। और ये जो तस्वीर है इसके अंदर यही आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, विक्रम मिस्री, जिनको एक्चुअली अपना ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करना पड़ा बिकॉज ही वाज बीइंग ट्रोल्ड और इनको हरास किया जा रहा था, इनको और इनकी बेटी को आपके मुल्क के अंदर। तो यही मिल रहे थे तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, आज से चंद महीने पहले उनसे मुलाकात हुई है। तो जो कल के टेररिस्ट थे वो आज के आपके दोस्त बन गए हैं, आज उनके साथ जो है वो मेल मिलाप जरूरी हो गया है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको अमेरिका की एग्जांपल दी, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। चले मैं अब जरा एक मिनट आपको घुमा के लेकर आता हूं कि जो माजी के टेररिस्ट होते हैं, आप एक मिनट लगाते हैं और आप उनको दोस्त किस तरह बनाते हैं। LTTE का पता है आपको? तामिल जो एक आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी 1970s के अंदर, रॉ उसी को सपोर्ट करती थी श्रीलंका के अंदर। ये मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं कि वहां पे LTTE को जो है वो रॉ सपोर्ट करती थी, सिर्फ सपोर्ट फंड्स के लिहाज से नहीं करती थी, उनको ट्रेन भी करती थी। और फिर उसी तामिल ग्रुप को बेसिकली जो उस वक्त की श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट फंड करती थी। बाद में 1987 में करते करते हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो गए तो आपने अपनी इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स जो है एक्चुअली श्रीलंका भिजवाई और जाके वहां पे अमन कायम करने की कोशिश। आपको आदत है, बेसिकली भारत को आदत है दूसरे मुल्कों की काम में टांग अड़ाने की। उसके बाद आपने वहां पे किया, आपने उस वक्त LTTE को बहुत बनाने की कोशिश की, जो तामिल टाइगर्स थे उनको बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। वो आपके भी कंट्रोल से निकल चुके थे, बनाने वाले आप थे लेकिन आपके भी कंट्रोल से निकल चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 3 साल तक आपकी जो इंडियन फोर्सेस थी श्रीलंका में मार खाती रही। 8000 फौजियों को जो है वो मरवाया गया, इंडियन 8000 फौजियों को मरवाया गया। और अल्टीमेटली 4 साल के बाद आपकी इंडियन फोर्स जो है वापस इंडिया चली गई। उन्होंने कहा जी तामिल हमसे कंट्रोल में नहीं आते। और ये वही तामिल थे, ये जिनको आप अब दहशतगर्द, आप उस वक्त पहले आपने उनको ट्रेन किया, बाद में आपने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया क्योंकि आपके कंट्रोल से चले गए। वो जब तक वो आपके कंट्रोल में थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, तब वो तामिल फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन जब वो आपके कंट्रोल से निकल गए तो उसके बाद वो दहशतगर्द बन गए। और फिर ये वही तामिल थे जिन्होंने राजीव गांधी को जो है फिर मारा था। मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री याद दिला रहा हूं। उसके बाद आइए जरा श्रीलंका से मैं आपको बांग्लादेश लेके चलता हूं। ये वही हसीना वाजिद है जिसको पिछले कई सालों से आप सपोर्ट कर रहे थे। और हसीना वाजिद बांग्लादेश में बैठ के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी करती थी, लोगों की आवाज भी बंद करती थी, उठवाती भी थी, गिरफ्तार भी करवाती थी, गायब भी करवाती थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन जब वहां पे उसका तख्ता उलट गया तो वही हसीना वाजिद जो हर किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रही थी उसको इंडिया ने ही सपोर्ट किया और इंडिया में ही पना दी। और आज जब आपकी फेवर की गवर्नमेंट नहीं है और वहां पे यूनुस की गवर्नमेंट है, तो आज यूनुस की गवर्नमेंट आपको बांग्लादेश में बुरी लगती है। अब आ जाइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान जो एक इशू है, जो कश्मीर का इशू है, वो अब से नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, बल्कि कई दहाइयों से चल रहा है। आपकी नज़र में यहाँ पे काम करने वाले या यहाँ पे अपनी स्ट्रगल के लिए जो लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, जो महाजरीन वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पे जो है वो जहाद करते हैं, ठीक है, मुजाहिदीन जो वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको दहशतगर्द कहते हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। बॉर्डर का फर्क है, बॉर्डर के इस तरफ से उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, बॉर्डर के उस साइड से आप उनको दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है, चलें मैं 1 मिनट के लिए डेफिनेशन आपकी मान लेता हूं, क्योंकि माजी के अंदर आप भी इन्हीं तामिल के साथ भी यही करते हैं ना। पहले आप उनको जो है फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, बाद में आप उनको दहशतगर्द कहना शुरू हो गए। इसी तरह जिस तरह तालिबान को जो है वो एक जमाने में अमेरिकन भी जो है, सिर्फ इसको नहीं, यहां तक कि उसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, उसको भी एक जमाने में जो है फ्रीडम फाइटर कहा जाता था। जब अफगान वॉर चल रही थी 80s के अंदर, तो उसामा बिन लादेन, तालिबान, सबको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। लेकिन फिर जब अमेरिका के इंटरेस्ट खत्म हुए तो यही लोग टेररिस्ट बन गए। तो टेररिस्ट का जो ब्रांड लफ्ज होता है ना, ये पॉलिटिक्स के मुताबिक चलता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं बड़ी अच्छी तरह। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले सिराजुद्दीन हक्कानी का जिक्र किया था ना, ये आज से चंद साल पहले दहशतगर्द था, आज ये इन्हीं की गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर है, तो इसके ऊपर जो एक्चुअली हेड मनी लगाई हुई थी वो हटा दी गई। ठीक है, तो ये फर्क है। लेकिन एक बात है, चलें कश्मीर का मामला तो आपका हमारा एक इशू है ना, जिसमें आपका और हमारा एक फड्डा चल रहा है, एक कंबाइंड एरिया के हवाले। हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, छोड़ देते हैं, मैं कश्मीर की बात नहीं करता। मुझे एक बात बताइए, आपका बलूचिस्तान के साथ क्या लेना देना है? आ जाए इधर आ जाए। आप दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, बलूचिस्तान के साथ आपका क्या लेना देना है? आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता बलूचिस्तान के साथ, आपका तो मजहब भी नहीं मिलता बलूचिस्तान के साथ। आपकी क्या चीज मिलती है बलूचिस्तान के साथ कि जब बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है, जाफर एक्सप्रेस का जब कोई वाकया होता है, उसी वक्त आपके यहाँ पे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है और BLA के सिंपथाइजर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन के मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आके बैठ जाते हैं। हाउ डज दैट हैपन? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? ये वो लोग जो जाफर एक्सप्रेस को रोकें, जो लोगों को सुसाइड बॉम्बर्स बीच में खड़ा करके, ठीक है, वहां पे 40-50 का ग्रुप इर्द-गिर्द कर दें ताकि जब एक सुसाइड बॉम्बर फटे तो 40-50 मारे जाएं, ये दहशतगर्दी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? या आपके इंडियन मीडिया चैनल जिस तरह इनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, तो क्या ये जायज है? ये तब ठीक है? क्या यहां पे अब आप मेरे साथ नहीं खड़े होंगे? आप कहेंगे नहीं कि नहीं, जो सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा है वो दहशतगर्द है? आप बोलिए जाके अपने इंडियन मीडिया को कहिए कि जाके BLA के इन तमाम लोगों को दहशतगर्द कहें। मैं तो कहता हूं आप भी कहें मेरे साथ। मैं तो ये भी कहता हूं कि पहलगाम में जिसने जो कुछ किया, दोबारा मैं बोलता हूं, पहलगाम में जिसने भी उन मासूम लोगों को मारा वो दहशतगर्द हैं। आप मेरे साथ बोलिए कि BLA जो कुछ करते हैं वो दहशतगर्द है। बोलिए मेरे साथ।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर बनाए रखती है। ये दुनिया के अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर डालती है उनके आतंकी कनेक्शंस के आधार पर। पाकिस्तान इसकी इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली ग्रे लिस्ट में 3 बार डाला जा चुका है। आखिरी बार ऐसा हुआ था जून 2018 में। FATF ने पाकिस्तान के सुधरने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जिसमें 34 आइटम्स थे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए। पाकिस्तान ने इन चीजों पर एक्शन लेने की प्रॉमिस करी और अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होते ही पाकिस्तान फिर से क्या करने लग जाता है, ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट देखिए। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सिमोन ने इंडिया टुडे को एक सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस दी। इसमें पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 18 एकड़ में अब ये फैल चुका है। लेट 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, उसी समय पर यहां कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। इंडिया टुडे की ओपन इंटेलिजेंस टीम ने पाया कि 16 फरवरी को उस्मान ओ अली कैंपस में जैश ए मोहम्मद की गैदरिंग हुई थी। इस जगह को टेररिस्ट रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब 5 महीने पहले की ये रिपोर्ट देखिए, यानी दिसंबर 2024 की। स्पेक्टिकल डू मोंड नाम की एक फ्रेंच मैगजीन है जिसमें एडिटर इन चीफ एंटोनी कोलोना ने एक आर्टिकल लिखा, जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि प्लैनेट लैब्स वेबसाइट पर सैटेलाइट फोटोज मौजूद हैं जिनमें दिखता है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 2 ठिकाने हैं, मरकज सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद। ये आतंकियों की इंडोक्ट्रिनेशन और ट्रेनिंग के अड्डे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के अलावा आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं कि ये खुले तौर पर चल रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स तो पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक रिसर्जेंस हो रहा है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर शाहजेब सईद ने विजिटिंग जर्नलिस्ट को कहा कि यह सिर्फ एक रूटीन मदरसा है जिसका जैश ए मोहम्मद से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2022 की द प्रिंट की रिपोर्ट देखिए। 2 सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि जैश ए मोहम्मद ने करीबन 4 एकड़ कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो निजाम इनके यहाँ तो जमहूरियत ही नहीं है, इनके यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं करता, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, इमरान खान आज जेल के अंदर है। अजीब इनके जमहूरियत का निज़ाम है। बिल्कुल आपने ये बात सही की, हमें अपने जमहूरियत के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमें, मेरा ख्याल में वाकई हमें अपने जमहूरी निज़ाम को, अपने इलेक्शंस के निज़ाम को, अपने वोटिंग के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ हमारे निज़ाम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम आज तक नरेंद्र मोदी जैसा कातिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट तक नहीं पहुंचा सकी, जिसके ऊपर मुसलमानों के खून जिसके हाथ पे रंगे हुए हों। और मैं नहीं कहता, ये मैं छोटी सी एक आपके सामने एक ओपिनियन पीस में शेयर कर रहा हूँ, 11 साल पुराना है, गार्डियन का। आप मुख्तलिफ आर्टिकल शेयर करते हैं ना, ये 11 साल पुराना है। आदित्य चक्रवर्ती इंडियन है, उन्होंने लिखा हुआ है, टाइटल पढ़िएगा, नरेंद्र मोदी अ मैन विद अ मैसेकर ऑन हिज हैंड्स इज नॉट द रीजनेबल चॉइस फॉर इंडिया। आपके ख्याल में ध्रुव ये हैरानगी की बात नहीं है कि एक शख्स जिसके हाथों पे एक मैसेकर हो मुसलमानों का, आपका जमहूरी निजाम उसको प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट तक पहुंचा देता है। एंड यू आर वन ऑफ दोज वॉइसेस जो एक्चुअली इसके ऊपर आवाज बुलंद करती रही हैं। डोंट यू फाइंड दिस अम्यूजिंग कि आपका कैसा डेमोक्रेटिक निजाम है जो एक कातिल को वहां तक पहुंचा देता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन के इल्जाम होंगे, वो हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी की वजह से उनको हटा दिया गया हो, ये सारी चीजें होंगी। बट हमारे किसी वजीर आजम के हाथ के ऊपर इस तरह खून के रंगे होने का इल्जाम नहीं आप लगा सकते। हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो साथ साथ अपनी तकरीरों में ये भी कहता है कि मैं इंडिया को मिटा दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं इंडिया के घर में घुस के जाके उसे मारूंगा। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया को डिस्कस तक नहीं करता। लेकिन आपके हर इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान इज वन ऑफ द सेंट्रल की पॉइंट्स इन द कैंपेनिंग। व्हाई इज दैट? नफरत की आपने बात की, आपने कहा जी इनके अंदर नफरत बहुत है मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तानियों के हवाले से आपने फरमाया। मैं ये आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा, व्हाट कंट्रोवर्शियल एक्शंस हैज द मोदी गवर्नमेंट टेकन विद रिगार्ड टू मुस्लिम्स। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये रिपोर्ट जो है ये बेसिकली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो कि एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उसने ये रिपोर्ट आपके मुल्क के बारे में बनाई है और मोदी के दौर में मुसलमानों के साथ एक्चुअली होता क्या रहा है। छोटी सी रिपोर्ट है। आपने एक और जो गलती की है वो मैं अभी आता हूं कि आपने जो रेफरेंसेस कहां से दिए, मैंने अभी तक आपको किसी एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट का रेफरेंस नहीं दिया, सिवाय एक के उस बच्चे की शहादत के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चा था। सिवाय उसके मैंने और किसी चीज में पाकिस्तानी मीडिया को कोट नहीं किया। ये रिपोर्ट क्या कहती है? December 2019 the parliament passed and Moody signed the Citizenship Amendment Act which allows for the fast tracking of citizenship for Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Critics say the law is discriminatory because it excludes Muslims and applies a religious criteria for the first time to the question of citizenship. मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जो है वो कानून बना रहा है। ये हाल है आपके वहां पे मुसलमानों का। उसके बाद आगे चल के ये बात करते हैं कि बीजेपी ने अपने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस किया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, जिसे 1950 में जो है वो कंप्लीट किया गया, वो शुरू किया गया था, उसे जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद बाबरी मस्जिद,
मुसलमानों के साथ वहां पे क्या हुआ। उसके बाद आगे चल के अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड के हवाले से आप लोगों ने कौन सा एक नया कानून पास किया मुसलमानों की मस्जिदों के हवाले से कि जब जिसका दिल करेगा उसको वहां से रिमूव किया जा सकेगा। उसके बाद कश्मीर के हवाले से क्या कुछ किया गया, ये तो एक बड़ी तवील, मतलब उसका स्टेटस चेंज किया, आर्टिकल 370 एंड ऑल दैट, वो तो बड़ी लंबी एक डिटेल है। उसके बाद यहां पे आप ही के मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमानों को सड़कों पे चौराहों पे खड़ा करके अगर उसके लिफाफे के अंदर जो है मुर्गी का गोश्त भी होगा तो उसको रोक के इस बात के ऊपर मारा जाएगा कि तू गौ माता का गोश्त लेके जा रहा है। अगर किसी मुसलमान की दाढ़ी लंबी है तो उसके रोक के उसको कहा जाता है दाढ़ी उतार। ये वाकयात नहीं हुए क्या आपके इंडिया के अंदर? उसके बाद वहां पे लोगों को, मुसलमानों के पास जा जाके पूछा जाता है, पहले पूछा नाम क्या है तुम्हारा, वो कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद अली है, वो कहते हैं बोलो जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जानते हुए कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये बिल्कुल उसी तरह कि किसी हिंदू से जबरदस्ती कहा जाए कि तू कलमा पढ़, कि जोर जबरदस्ती कर इसके साथ। आज 75 साल के बाद दिस इज व्हाट इंडिया हैज क्रिएटेड टुडे। आपको हमारे जमहूरी निजाम के ऊपर इतराज है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल फॉल्ट्स हैं, लेकिन ऐसे फॉल्ट्स नहीं है जो आपके जमहूरी निजाम के अंदर है। आप अपने जमहूरी निजाम के फॉल्ट को ठीक कीजिए। यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु इज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। इंडिया के अंदर जबान ज़दे आम बात है कि जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है बॉर्डर गर्म हो जाता है। हैरानगी की बात नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो दूसरी बात ये, आपने, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि आपने अपने इस पूरी वीडियो के अंदर जो है इंडियन एक्सप्रेस का बार बार तस्करा किया, या इंडियन कोटेशंस जो है वो आपने शो किया। एक जगह आपने कहा कि जी वो भी आपने खबर का आपने दिया कि जी वहां पे नारकोटिक्स जो है वो लाई जाती है और वो लश्कर तैयबा को सपोर्ट करने के लिए। सीरियसली आई मीन ये बात तो फिर आपके बारे में भी लिखी जा सकती है कि जी आप भी किसी फॉरेन, ये तो अखबार के अंदर 4 लाइनें लिखनी है ना, दैट वुड प्रूव एवरीथिंग। और दूसरी बात ये ध्रुव, एंड नाउ दिस कम्स ऑन अ पर्सनल नोट, कि इफ योर इंडिया इज सो शाइनिंग और इंडिया के अंदर इतना ही अच्छा निजाम है, ध्रुव राठी गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, आप खुद इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? आप खुद जर्मनी से क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, कैन यू गो टू इंडिया राइट नाउ? आपका इतना शाइनिंग इंडिया है, वहां पे इतनी आजादी है, आपने हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिकॉर्ड को खोला, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की पाकिस्तान की बात की, बिल्कुल हमारे रिकॉर्ड बहुत खराब है, आई विल नॉट आर्ग्यू दैट, बट व्हाट अबाउट योर कंट्री? वो ध्रुव राठी जो एक्चुअली ये वीडियो बना रहा है वो खुद इंडिया में नहीं मौजूद, और ना वो इंडिया जा सकता है, उसको पता है इस बात का, क्योंकि वहां पे जो भक्त हैं, भक्त आप समझते हैं ना, वहां पे जो भक्त हैं वो क्या हाल करेंगे आपका आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आ जाए वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपने फरमाया कि ये सारा कुछ कि जब से हुआ पहलगाम के ऊपर एक वीडियो आती है और उसके बाद पूरे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई एक वीडियो नहीं आती, एंड देन सडनली देयर कम दिस वीडियो व्हिच इज टोटली एंटी पाकिस्तान, अनलाइक ध्रुव राठी, है ना? हैरानगी की बात है ना। क्या बदलता है इस सारी चीज के अंदर? व्हाट हैज चेंज्ड इन इंडिया? एक नई डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट क्या है कि मोदी सरकार यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान की एग्जांपल, हमारा अपना चैनल आपके सामने है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ध्रुव जो है वो जर्मनी में है तो हमारा चैनल तो देख ही पाएंगे, तो ये चैनल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि मिलियंस एंड मिलियंस की व्यूअरशिप है वहां पे, तो अगर नरेंद्र मोदी ने ध्रुव राठी का चैनल भी ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या होगा? कितने लोगों को सिखाएंगे कि वीपीएन इस्तेमाल करो, वीपीएन इस्तेमाल करो? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव राठी ने यही समझा कि बेहतर है कि टोटली एक प्रो मोदी नैरेटिव जो है उसे पिक कर लिया जाए, और जरूरत नहीं है रिसर्च करने की, जरूरत नहीं है चीजों को चेक करने की, बस वीडियो बनाओ, जो भी पर्पस को सर्व करती है बस बना दो, पाकिस्तान को लानता नहीं करनी है ना तो कर दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारा चैनल भी ब्लॉक कर दे, क्योंकि अगर ये हो गया, आई जस्ट कांट इवन इमेजिन कि आपका कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। सो आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड कि इसका रिसर्च वर्क अच्छा होता था, लेकिन द सॉर्ट ऑफ वीडियो दैट यू हैव मेड, इट वाज शॉकिंग कि उसमें इतनी गलतियां थी। मेरे पास ना आधा घंटा हो चुका है इस वीडियो को, मैं यकीन कीजिए मैं आधा घंटा मजीद भी बात कर सकता हूं इसके ऊपर। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।